नमस्कार। हमारी जो बातचीत हो रही है ये लाइव टेलीकास्ट हो रही है और ये 3 चैनल पे लाइव टेलीकास्ट हो रही है। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से समाज के हर वर्ग को ये बात समझने की जरूरत है कि पिछले 75 सालों में हम विद्वानों को बहुत गुमराह किया गया है, या हम विद्वानों ने अपने देश के साथ जो करना चाहिए था वो हम ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर पाए। इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जो 15 अगस्त और 26 जनवरी मना रहे हैं ये एक बड़ा फ्रॉड है इस कंट्री के साथ। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है ब्रिटिश कॉलोनी से कुछ काले अंग्रेजों को, जिन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर वही घृणित कानून जो है थोप के रखे हैं जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए हुए थे। आप लोग कितने लोग इस बात से जानते हैं और सहमत हैं? थोड़ा सा यदि हाथ उठाएंगे तो मुझे। ज्यादातर कानून तो पुराने ही है। आप ज्यादातर कह रहे हैं, मैं उनको सभी कहूंगा, क्योंकि जो थोड़े बहुत कानून में बदलाव किया गया है उसमें जिस लाटसाबी व्यवस्था का एज ए डीजी मैं प्रतिनिधित्व करता था उस व्यवस्था को और अधिक पावर दे दिए गए हैं, जिसके कारण आज आप अंग्रेजों के समय से ज्यादा बड़े गुलाम हो गए। देखिए, मैं इसको एक उदाहरण से बताता हूं, आपको बड़ी आसानी से बात समझ में आएगी। देखिए, अंग्रेजों के साम्राज्य का फैलाव पृथ्वी के चारों तरफ था, इसलिए आपने हमेशा सुना होगा कि कहा जाता था कि अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। एक जरूर आपने कहावत सुनी होगी। तो वो क्यों था? क्योंकि पृथ्वी चारों तरफ घूमती है और चूंकि हर तरफ साम्राज्य था तो किसी न किसी कोने में रोशनी बनी ही रहती थी, इसलिए कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। ऐसा साम्राज्य जिसमें कि सूर्यास्त नहीं होता था, हमारे छोटे से फ्रीडम फाइटर्स, जिनकी ना कोई हैसियत थी ना कोई तंत्र था उनको पास, जबकि उनके चारों तरफ जो है कानून का ऐसा ढांचा बनाया गया था कि जिसको चाहो गोली मार दो, जिसको चाहो जो कुछ कर दो, इसके बावजूद भी उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए और उन्हें लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर किया। क्या इस बात से आप सहमत हैं? आपको नहीं लगता है कि आज हम में से अधिकांश लोग अपने वोट से सरकार बना रहे हैं, हम अपने आप को कहीं बौना महसूस करते हैं? हमारी हिम्मत और औकात दोनों खत्म हो गई है सही बात कहने की। हमें डर लगता है कि कहीं कुछ ईडी का छापा ना पड़ जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। एक हम भय के वातावरण में जी रहे हैं और घटिया कानून के तहत भी जो आपका वैधानिक अधिकार है उसका भी पालन नहीं हो रहा है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं। दिल्ली में कुश्ती की जो बेटियां हैं, जो एक बड़ा नेशनल इश्यू बना, जिन्होंने देश के लिए सम्मान लाया, क्या आज के घटिया कानून के तहत उनकी बात की सुनवाई करने का वैधानिक जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की थी कि नहीं थी? फिर उन्हें उस कानून के तहत निर्वहन ना करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तब एफआईआर दर्ज हुई। मतलब उस घटिया कानून के तहत भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने ऐसा जो है सिस्टम अपना बना दिया है। तो क्या हम अंग्रेजों से ज्यादा बड़े गुलाम नहीं हो गए? देखिए, मैं आपको 2 सेक्शन के बारे में बताता हूं। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी उसको तथ्यों के साथ कहेंगे तो बात समझ में ठीक ढंग से आएगी, नहीं तो वो स्लोगनबाजी लगेगी। देखिए, आईपीसी जो कि अंग्रेजों ने बनाई हुई थी, उसमें एक सेक्शन 100 था, है रादर, जो कहता है कि आपका राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। मतलब आप अपनी रक्षा के लिए और दूसरों की रक्षा के लिए
आप स्वेच्छा से मौत कारित कर सकते हैं और वो हत्या नहीं मानी जाएगी। और यही अधिकार जो है संपत्ति के केस में 103 आईपीसी में दिया गया है। 103 आईपीसी जो बॉडी के लिए कहती है 100 धारा, वही जो है वही सेक्शन जो है 103 कहता है संपत्ति के लिए। मतलब आपको अपने शरीर की रक्षा के लिए और संपत्ति की रक्षा के लिए अंग्रेजों के कानून में भी यह प्रावधान दिया गया था कि आपने कोई अपराध कमिट नहीं किया। अभी आप दूसरे की जो है ना रक्षा के लिए आप गोली चला देते हैं और वो मर जाता है, आपकी पुलिस आके आपको 302 में गिरफ्तार कर लेगी। फिर कानून कहां है? आप ये बताइए, जब आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस अवेलेबल है, यदि मैं मान लो विक्टिम हूं, आप मेरे पास आते हैं, मुझे आक्रमण करते हैं मेरे ऊपर, तो मुझे अपना जो है ऊपर जो हमला है उसको प्रतिकार करने का हक कानून ने दिया हुआ है। फिर काउंटर केस कैसे रजिस्टर होता है? कोर्ट जो है संज्ञान कैसे लेती है? भाई कायदे से चलो पुलिस ने जमा भी कर दिया है तो कोर्ट को पूछना चाहिए कि भाई साहब इसमें ये बताइए ऑफेंडर कौन है, विक्टिम कौन है। जो विक्टिम है उसे तो राइट टू सेल्फ डिफेंस जो है ना मौत कारित तक करने के लिए भी है, तो उसने यदि आपको थोड़ा बहुत मार भी दिया तो काउंटर केस कैसे हो गया? ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है? क्या आए दिन आपको जो है ना थाने से भगाया दिया जा रहा है और थाने से आपको जो है एक एप्लीकेशन ले ली जाती है जो कभी एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होती है। देखिए मैं एक छोटा सा एक्शन बताता हूं। मतलब एक डॉक्टर साहब हमारे मित्र थे, उस समय आईफोन नया नया आया था, कैसे इंडिया में ज्यादा लोगों के पास नहीं होगा, उन्होंने आईफोन खरीदा, दूसरे दिन वो चोरी हो गया। अब बड़े बेचारे बड़े परेशान थे, उन्होंने मुझे फोन लगाया, बोले भैया ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैंने कहा कि मुझे डिटेल भेज दो और जाके कमला नगर थाना जो है वहां जाके उनका वो बनता था, मैंने कहा आप वहां पे रिपोर्ट कर दीजिए। हालांकि मैंने उनसे कहा कि मेरा नाम मत लेना, नॉर्मल कोर्स में जाना, रिपोर्ट तो उनको लिखना ही चाहिए। बड़े खुश हुए वो, उन्होंने कहा कि सर थानेदार साहब बड़े अच्छे थे, उन्होंने चाय वाय भी पिलाई, सब कुछ हुआ। तो मैं इस बात का अनुमान बड़ी आसानी से लगा सकता था कि उन्होंने जरूर मेरा नाम लिया होगा क्योंकि बिना नाम लिए तो थानेदार चाय तो नहीं पिलाएगा है। एनीवे, तो एनीवे एज द गुड लक वुड हैव इट, मैं उसमें डीजी रेलवे था और हमारी टीम ने उसे क्रैक कर लिया। दिल्ली से हमने अपराधी को माल सहित गिरफ्तार किया और हम उसको ले गए। हमने बड़ा जो है ना अपनी टीम को फीट थपथपाया, इनाम इनाम दिया। 3 दिन बाद हमारे टीआई का फोन आता है कि सर थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए। हमने क्या मार्गदर्शन चाहिए? कमला नगर थाने में जो है ना एफआईआर दर्ज है, हमने माल और अपराधी पकड़ लिया है, उसको दे दो, वो जो है ना उसको फॉर्मली रिकॉर्ड में लेके ठीक कर ले। बोले सर कमला नगर थाने में तो कोई ऑफेंस ही रजिस्टर्ड नहीं है। नाउ इमेजिन ए सिचुएशन, हम ऐसे ही व्यवस्था में रह रहे हैं। आप ये बताइए, हमारे जायज केसेस रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और हम पर दबाव बनाने के लिए लोग बाग पैसा देकर या पॉलिटिकल दबाव बनाकर हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे कायम करा रहे हैं। और विशेष तौर पर जो है बनिया कम्युनिटी के साथ और ज्यादा हो रहा है। वैसे तो यूनिफॉर्मली सभी कम्युनिटी के साथ हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से बनिया कम्युनिटी उसमें ज्यादा पीड़ित है। आज आप ये बताइए, आप जो है मैक्सिमम टैक्स दे रहे हैं, आप मैक्सिमम जो है ना इंटेलेक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, व्हाट इज अवर स्टेटस? आपके उमाशंकर जी जो बेचारे इतनी मेहनत के उन्होंने समाज को इकट्ठा किया, उनको टिकट भी नहीं दिया। सवाल उठता है कि 75 साल की इस जर्नी में हमारे साथ एक बार नहीं कई बार छलावा हुआ। देखो फॉर एग्जाम्पल, जब इस देश को बांटना स्वीकार कर लिया तो क्या ये अनुमान लगाना कठिन था कि ये देश बटेगा तो कत्लेआम होगा? क्या सोचना है आपका? था, उसका तो पहले ही इंडिकेशन था। हमारे पास 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे का कोलकाता से लेके कई जगह पे बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था कि घटियापन होने वाला है। मुस्लिम लीग ने किया था डिक्लेयर। तो आप मुझे ये बताइए, यदि आप उस समय प्रधानमंत्री होते तो आपके जेहन में कुछ प्रश्न उठते कि नहीं उठते कि हमें
क्या व्यवस्था करना चाहिए जिससे लोग जो है जब वहां पाकिस्तान से भारत आए और भारत के लोग पाकिस्तान आए, भारत वालों को तो पाकिस्तान जाने में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, राइट? वो यहाँ पे संपत्ति बेच सके, वो बल्कि उन्होंने एक भाई यहाँ चला गया, एक भाई वहां रह गया, तो यहाँ पूरी संपत्ति दूसरे भाई के पास चली गई और वहां पे जाके उन्होंने दूसरी जमीनों पे कब्जा किया। तो क्या ऐसे प्रोटोकॉल नहीं बनना चाहिए थे कि लोग बाग सुकून से, भाई देश का विभाजन हुआ, वैधानिक विभाजन हुआ, तो वो पाकिस्तान में अपनी संपत्ति बेच के यहाँ पे आराम से आए? ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ऐसा कोई चिंतन या सोच किया गया? मेरे बहुत सारे पाकिस्तान से आए हुए जो फैमिली से फर्स्ट हैंड मेरी बात हुई है, उन्होंने जो हृदय विदारक बात खबरें मुझे सुनाई, कहानी सुनाए, दिल जो है ना रो पड़ता था कि भारत सरकार ने उस समय कुछ भी नहीं किया। यहां तक कि सर्दी का समय था और वो लोग, चूंकि मॉस्क खाली हो गई थी, वो लोग कुछ पाकिस्तान चले गए थे, तो जो खाली मॉस्क में कुछ हिंदू घुस गए, राइट? उसके लिए माननीय महात्मा गांधी जी ने जो अनशन रखा कि इनको मस्जिद से बाहर निकालो, हमारे मुस्लिम भाई वापस आएंगे। आप अपनी मर्जी से, अपने निर्णय के हिसाब से हिंदुस्तान की जगह आपने पाकिस्तान को प्रेफर किया। जब ये दो देश में बट गया तो फिर जो है आपको कम से कम वो संपत्ति तो जो लोग आए थे उनको देना चाहिए थी। देना चाहिए थी कि नहीं देना चाहिए थी?